नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 9 साल से तेलंगाना के सीएम की कुर्सी पर बैठे केसीआर के सामने इस बार अपनी सरकार बरकरार रखने की चुनौती है। तो वहीं कांग्रेस हर हाल में सत्ता पर कब्जा चाहती है, सूबे में पंजे का परचम लहराना चाहती है। बीजेपी ने भी तेलंगाना में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कड़ी चुनौती दे केसीआर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही केसीआर के खिलाफ अपने सबसे ताकतवर नेताओं को मैदान में उतारा है। दिलचस्प यह है कि केसीआर के खिलाफ दोनों सीटों से ताल ठोक रहे उम्मीदवार खुद भी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या तेलंगाना में इस बार हर किसी को हार का डर सता रहा है? पीएम के निशाने पर सीएम केसीआर। कांग्रेस ने भी तान दी तलवार। राहुल प्रियंका की यलगार, सबके निशाने पर 9 साल की सरकार। क्या तेलंगाना में बह रही है परिवर्तन की बयार? क्या अब की बार बदल जाएगी तेलंगाना सरकार? क्या हार के डर से 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं केसीआर? तेलंगाना की जनता 30 नवंबर को अपनी इच्छा का इजहार करेगी और 3 दिसंबर से पहले ये पता नहीं चल पाएगा कि जनता किस पार्टी पर प्यार लुटाती है, किसकी सरकार चाहती है, किसे दरकिनार करना चाहती, किसे कुर्सी पर बिठाना चाहती है, किसकी कुर्सी खिसकाना चाहती है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह का आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा है, उससे केसीआर की मुश्किल बढ़ गई। तभी तो वो दिल्ली पर निशाना दाग रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को बाहरी पार्टी बता रहे हैं, सिर्फ खुद को ही भूमि पुत्र बता रहे हैं। दिक्कत तो उन्हें बीजेपी से भी है, लेकिन जुबान पर सिर्फ कांग्रेस ला रहे हैं, जैसे उन्होंने भी कबूल कर लिया हो कि सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से तो मुकाबला कतई नहीं है। तभी तो जब बीजेपी कांग्रेस और केसीआर को परिवारवादी बता रही है, केसीआर बीजेपी पर पलटवार के बजाय कांग्रेस पर ही जवाबी हमला बोल रहे हैं। हर चुनावी रैली में कांग्रेस का कथित इतिहास समझा रहे हैं, पिछले 50 सालों के शासनकाल के पन्ने पलटा रहे हैं। బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము ఢిల్లీకి గులాములం కాదు, మాకు ఢిల్లీలో ఎవడు బాస్ ఉండడు, మాకు ఎవరు బాసులు అంటే మీరే తెలంగాణ ప్రజలే మా బాసులు। 1 जून 2024 को पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अब भी सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। टीआरएस से बीआरएस में तब्दील हुई उनकी पार्टी भी राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी, इसका सबूत विधानसभा में उसके सदस्यों की तादाद है। लेकिन यह भी सच है कि 9 साल से लगातार सत्ता में रहने के कारण उनके खिलाफ आवाजें भी तेज हो चली। जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई वो सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे और कांग्रेस इसी नाराजगी के बूते तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन को बेताब नजर आ रही। अब कोई भी पार्टी चुनाव के पहले हार तो कबूल नहीं कर सकती, जीत की दावेदारी में भी कंजूसी नहीं कर सकती। लेकिन केसीआर की रणनीति से पता चलता है कि इस बार उनकी घेराबंदी बेहद सख्त है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस कदर चक्रव्यूह बनाया है जिसे भेदना उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि केसीआर पूरे तेलंगाना में पार्टी की जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। बेटे केटीआर और बेटी के कविता भी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। लेकिन केसीआर की डगर कितनी मुश्किल है, इसे समझने के लिए इतना ही काफी है कि अब की बार केसीआर 2 सीटों से ताल ठोक रहे हैं। सीएम केसीआर 2 विधानसभा सीट गजवेल और कामरेड्डी से उम्मीदवार हैं। गजवेल और केसीआर के पुराने साथी और उनके पूर्व मंत्री इटाला राजेंद्र बीजेपी के टिकट पर उनको चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कामारेड्डी में तेलंगाना कांग्रेस के मुखिया रेवंत रेड्डी उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। हालांकि तेलंगाना के सीएम सत्तारूढ़ दल बीआरएस के मुखिया केसीआर अपनी पार्टी के लिए चुनाव में इस कदर व्यस्त हैं कि वो अब तक अपने इन दोनों ही चुनाव क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं जा पाए। लेकिन इन दोनों ही हॉट सीटों का चुनाव बेहद रोचक हो गया। वजह यही कि सीएम को घेरने की खातिर कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भी लगातार अपने रोड और रैलियों में केसीआर को ही टारगेट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के जरिए केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध
उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। बीआरएस ये तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। इस देश में जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो नेता आपके प्रदेश की सरकार चला रहे हैं वो इस बात को भूल गए हैं, और जो मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है बीजेपी की, उसके नेता भी ये बात पूरी तरह से भूल गए हैं। केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ बेहद आत्मीयता से मिल रही हैं, तो उनके साथ नृत्य करने से भी परहेज नहीं कर रही। जनता को खुद के साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी भी रणभेरी यात्रा पर निकल पड़े। पीएम मोदी दूसरी बार तेलंगाना के रण में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बदलाव की जो आंधी चल रही है, तो अमित शाह भी बीजेपी के प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। यही वजह है कि केसीआर ने भी तेलंगाना की मुश्किल लड़ाई में अपने पूरे परिवार को उतार दिया है। सीएम के बेटे और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री केटीआर धुआंधार रैली और रोड शो के जरिए पिछले 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो बेटी के कविता भी आधी आबादी को अपने साथ बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी रण में केसीआर के खिलाफ चक्रव्यूह तो रच दिया है, लेकिन राज्य में उनकी पार्टी के बड़े नेता भी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह केसीआर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह उन्हें दोनों सीटों से चुनौती दे रहे बीजेपी के ताकतवर नेता और विधायक इटाला राजेंद्र और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष भी 2 सीटों से ताल ठोकने को मजबूर हैं। तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में इस बार इटाला राजेंद्र गजवेल के अलावा हुजूराबाद सीट से भी चुनावी मुकाबले में है, तो वहीं रेवंत रेड्डी कामारेड्डी के अलावा कोंडागल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो क्षत्रप तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, वो खुद भी 2-2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साफ है कि तेलंगाना में केसीआर चाहे जितने भी मुश्किल में हो, बीजेपी और कांग्रेस के रणबांकुरे भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो कतई नहीं। हालांकि नेताओं के लिए 2 सीटों से चुनाव लड़ना कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर किसी सीट से जीत का भरोसा पक्का हो तो कोई 2 सीट से चुनाव क्यों लड़े। लेकिन सियासी दलों के तर्क वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो भी 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, उनका तर्क यही होता है कि वो अपने इलाके से इतर भी पार्टी की हवा बनाना चाहते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य हर हाल में अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है, केसीआर से तेलंगाना का ताज छीन लेना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की, और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे, उस काम को रोकने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अगर युवाओं को विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। ये मत भूलना कि कांग्रेस पार्टी ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना राज्य को जब बनने की बात आई तो आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अन्याय के विरुद्ध हम लड़ना है। जो लोग लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, वाइन माफिया है, सब
माफिया के लोगों के हाथ में, आज हैदराबाद उनके हाथ में है, पूरे तेलंगाना उनके हाथ में है। तेलंगाना में सीएम के चंद्रशेखर राव पर अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस 15 साल बाद तेलुगु राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए मशक्कत कर रही। इन दोनों पार्टियों के अलावा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी। कर्नाटक में सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी तेलंगाना में कदम बढ़ा रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपनी बढ़ती धमक का ऐलान कर दिया। हालांकि इस जीत के बाद तेलंगाना बीजेपी की कमान बंदी संजय कुमार को मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी की कमान दे दी। इधर तेलंगाना कांग्रेस के मौजूदा कप्तान भी पूरी ताकत से चुनाव अभियान में जुड़े। कल तक जिस रेवंत रेड्डी को केसीआर नजरअंदाज किया करते थे, आजकल वो उन्हीं रेवंत रेड्डी पर खुलकर निशाना साध रहे। राहुल गांधी और खड़गे का भरोसा जीत चुके रेवंत रेड्डी को अब केसीआर ने भी अपना प्रतिद्वंदी मान लिया। फिलहाल केसीआर और उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी कांग्रेस पर ही आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। केसीआर के सत्ता के सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस पर ही हमलावर हैं। It's truly unfortunate that Srimati Priyanka Gandhi does not seem to have an iota of information on the history of injustice that has been meted out to late Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao Garu. P.V. Narasimha Rao, is somebody who we all look up to. He's a son of the soil. He's much respected. He's a polyglot, as we all know, and an intellectual par excellence. Such a humble human being who served Congress Party all his life had been insulted, in such a humiliating fashion by Congress Party. केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है। मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, जब भी नरेंद्र मोदी ने केसीआर को इशारा किया, बीआरएस के सारे एमपी खड़े को करके समर्थन दिया। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। अरे गुजरात हो, राजस्थान हो, गुजरात है ना, राजस्थान है ना, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। इन्हें 3 बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करो की वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। 2 सीटों से लड़ने का फायदा होता है कि अगर एक सीट हार भी जाए तो दूसरी सीट पर जीत की संभावना रहती है। वहीं बड़े नेता अपनी सीट से ज्यादा पार्टी की जीत को लेकर चिंतित रहते। मुमकिन है कि केसीआर भी इन्हीं चिंताओं से 2-4 हो, लेकिन अब भी वो खुद को तूफान बता रहे हैं। ऐसा तूफान जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का वजूद ही नहीं बचे। राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में इस बार राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। जाहिर है वो केसीआर को राजा कह रहे हैं, जबकि तेलंगाना की जनता को उनकी प्रजा। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों अपनी रैलियों में लगातार ये भी कह रहे हैं कि केसीआर ने तेलंगाना को पूरी तरह से लूट लिया और केसीआर ने जनता का जितना पैसा लूटा है वो पाई पाई वापस जनता की जेब में डालेंगे। इधर बीजेपी को भी तेलंगाना से ढेर सारी उम्मीदें हैं। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद वो सूबे में अपनी सरकार बनाना चाहती है, ताकि 2024 की लड़ाई में भी कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रहे। लाल किले का रास्ता बनाने में तेलंगाना भी मददगार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।